नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है उत्तराखंड की हारी हुई सीटों पर प्रवास करेंगे भाजपा सांसद। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। उमा सिसोदिया जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और अमनदीप सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। अमनदीप जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी प्रश्न आपसे ले लेते हैं और साथ साथ ये भी बताते हुए चलते हैं आपको कि देखिए, निकाय चुनाव आने वाला है 2024 में। आप कहते हैं कि हम हारी हुई सीटों पे प्रवास करेंगे, लेकिन बड़े प्रश्न यहाँ पे ये भी खड़े हुए होते हैं संजीव वर्मा जी, 4.5 साल बाद या 5 साल बाद जनता जनार्दन की याद आती है। यहाँ पे बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने बेहतर काम भी किया। अगर हम उड़ान योजना की बात करते हैं, मुद्रा योजना की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं, या उत्तराखंड राज्य के बारे में हम बात करते हैं, नकल विरोधी कानून की। लेकिन प्रश्न यहीं पे आते हैं कि इतने समय बाद प्रवास की याद आती है। संजीव वर्मा जी। राकेश जी, सबसे पहले तो आपने जो बोला 4.5 साल बाद, तो मैं मुझको लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की। हम न 4.5 साल बाद जा रहे हैं, ना हम चुनाव के समय जा रहे हैं, बल्कि यह जो प्रक्रिया है वह सतत रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में हमारा विपक्ष एक आरोप लगातार लगाता रहता है कि आप लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। हम चुनावी मोड में नहीं रहते, बल्कि हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। अपनी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार बिल्कुल ग्राउंड जीरो तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। छोटा सा प्रश्न और ऐड कर देता हूं। आपने कहा हम जनता की सेवा में रहते हैं। एक प्रकरण अभी ऋषिकेश में हुआ, क्या इसे भी जनता की सेवा कहेंगे? राकेश जी, जिस समय कोरोना काल था, उस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर थी। ऋषिकेश की घटना की संजीव जी, ऋषिकेश की घटना सर, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे हमारा पार्षद हो, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता कोई भी। मैंने बात करी कोरोना काल की, तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर था। और एक हाई रिस्क जोन में, जबकि सभी लोग और सभी दल अपने घरों में दुबके बैठे थे, अपनी जान की सुरक्षा कर रहे थे, हमारा कार्यकर्ता जन सेवा में जुटा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम जनता की सेवा में हर समय जुटे रहते हैं। जनता की सेवा में ये प्रश्न था, ऋषिकेश की घटना में क्या कहेंगे? वो भी सेवा ही है जनता की संजीव जी। कौन सी? ऋषिकेश में जो घटना हुई है मेरी आपके मंत्री के द्वारा। सर, मेरी जानकारी संजीव वर्मा जी, बहुत वायरल हुई एक बड़ा एक अचंभित प्रश्न है कि आपकी जानकारी में नहीं है। मैं प्रश्न ले लेता हूँ उमा जी से। उमा जी, देखिए, जिस तरीके से भाजपा के सांसद भारी हुई सीटों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष ये भी कहता है कि चुनावी मूड में हमेशा होना, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा 24/7 एक्टिव मूड में है। कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाती है। यही कारण है कि उन्होंने उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक नया आयाम पैदा किया है, नया एग्जांपल सेट किया है कि 2017 के बाद डायरेक्ट वो 2022 में रिपीट करें। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि कोई भी पार्टी एक बार जीतती है तो 5 साल बाद दूसरी पार्टी पर राज करती है, सत्ता में आती है। उमा सिसोदिया। देखिए, आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव है और ये कहा गया है कि सभी कार्यकर्ता या मंत्रीगण या लोकसभा के जो आपके सांसद हैं वो जनता के बीच में जाए। मेरा एक प्रश्न, टिहरी लोकसभा की जो महिला सांसद हमारी है रानी राज्यलक्ष्मी शाह जी, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि आपने लास्ट बार उनको जनता के बीच में कब देखा था? कब उन्हें संसद में प्रश्न पूछते हुए देखा था? कब उन्हें उत्तराखंड की टिहरी जो लोकसभा है उसके बारे में चिंता करते हुए देखा था? कोई भी आप एक क्लिप मुझे बता दीजिए, एक छोटी सी क्लिप मुझे बता दीजिए कि कभी वो आज तक लोकसभा में बोली हुआ उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा के बारे में। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस तरह के लोग जो राजशाही से चले आ रहे हैं आगे और उनको टिकट दे दिया जाता है, वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो अपने राजमहल में दोबारा अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को टिकट देना, उनको सांसद बनाना कहाँ तक उचित है? आपकी बात पर बुरा आपत्ति है मुझको। आपने कहा राजमहल से आते हैं, राजमहल में चले आते हैं। महारानी राज्यलक्ष्मी शाह
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजघराने से वो संबंध रखती हैं, लेकिन जनता के बीच और ग्राउंड रियलिटी पर वो काम करती हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, मलिन बस्तियों तक में वो एक आम व्यक्ति के साथ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक के जब पूरी तरह से संपर्क में रहती हैं। और आपने जो राजघराने की बात करी, घोर आपत्तिजनक है। बिल्कुल संजीव जी, मैं एक प्रश्न अमनदीप जी से ले लेता हूँ। संजीव जी, अभी आपने कहा मलिन बस्तियों के बीच में रहती है, कोई भी एक मलिन बस्ती का नाम बताएंगे आप जिसमें आपने देखा हो? मेरा क्वेश्चन वही है। राकेश जी जहाँ बैठे हैं ना, जहाँ बैठे हैं, मैं इसी राजीव कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। ये उनके क्षेत्र में नहीं आता। संजीव वर्मा जी, मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ अमनदीप जी से। अमनदीप सिंह जी, जिस तरीके से अगर भाजपा ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उनके सांसद अगर प्रवास पे जा रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को कहां आपत्ति हो सकती है? लगता नहीं कि जो सीटें भाजपा ने जीती है उनपे तो काबिज होंगे, जो सीटें हारी है अभी बीजेपी का सोच रहा है कि हम अभी काबिज होंगे। अमनदीप जी देखिए काला जी, हमें सबसे पहले तो कोई आपत्ति नहीं है विपक्ष को कि उनके जो सांसद है प्रवास कर रहे हैं। अभी जैसे सीधा प्रश्न आपने जो हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे जब पूछा गया कि क्लिप के बारे में जो ऋषिकेश में हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल जी जिसमें इनके कैबिनेट के मंत्री हैं और कई बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो प्रवक्ता जी महोदय ने कह दिया कि मैंने वो क्लिप ही नहीं देखी। तो यहाँ से साफ होता है कि जब इनके द्वारा कहा गया कि हमारा प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही मिलनसार है, वो मिलनसार पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था। हालांकि मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे महोदय को पता ही नहीं है कि वो हुआ बैठा, और बीबीसी ने उसका कार्टून अपने वेरीफाइड अकाउंट से अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो बात है कि जो उनके सांसद है वो प्रवास करेंगे, तो सबसे बड़ा मेरा प्रश्न ये है कि आपके सांसद इससे पहले कहां थे, क्यों नहीं उन्होंने प्रवास किया? अगर वहां हारे या जीते, जो भी रहा, जो भी प्रकरण रहा, तो यहाँ से साफ होता है कि जनता की याद तब आ रही है आप लोगों को जब आप चुनावी दौर है, चुनाव के समय आप लोग धरातल पर आएंगे। अभी जैसे बात हुई कोरोना समय में भी एक प्रवक्ता जो हमारा साथी है वो इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता धरातल पर उतरा। कहां से उतरा? धरातल पर। ऑक्सीजन मैन का खिताब हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वी श्रीनिवासन जी को दिया गया, तो वो इनके लिए झूठ है। इनके लिए क्या सच है कि 4 दिन के लिए कोई रसोई खोल दी और उसके बाद वो बंद कर दी। मैं खुद राजपुर विधानसभा से हूँ और इनके खुद वहाँ पे विधायक है खजानदास जी, और मेरे क्षेत्र के अंदर 4 दिन तक वो चलाई गई, उसके बाद वो बंद हो गई। उसके बाद लोग आ गए। मेरे वार्ड की बात है, मैं वार्ड नंबर 17 से आता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर है, मेरे वार्ड के अंदर आपको के सामने की बात है, मेरे द्वारा की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे चलाई कर रहा हूँ, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ पूरी बात? मैं विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने कौन सा आपने कौन सी व्यवस्था कराई? हमने तभी लोग मर रहे थे, तभी लोग कर रहे थे। अच्छा अभी चलो मैं आपकी बात सुनिए, मेरी बात देखिए, झूठा प्रचार नहीं कर रही। आप ये बताइए कोरोना का घोटाला आपके शासनकाल में हो गया, आपके अध्यक्ष ने कार्य किया, आप लोग महाकुंभ के अंदर उनके मेले में कोरोना घोटाला, आप मानते या नहीं मानते? आप मानते या नहीं मानते? कोरोना घोटाला आपके उसमें प्रकरण में हुआ या नहीं हुआ? घोटालों की सरकार है आपकी। अमनदीप जी एक मैं प्रश्न लेता हूँ। संजीव जी प्रश्न ले लेता हूँ। संजीव जी, जैसे अभी आपने खुद ही का पटवारी घोटाला हो गया या बैकडोर से एंट्री हो जाना, एक मंत्री का भी वीडियो वायरल हो जाना, इस तरीके की कई घटना हुई है। हालांकि सरकार ने कई जगह बेहतर काम भी किया है, लेकिन क्या कारण है कि लक्सर जैसी सीट आप हार जाते हैं, केदारनाथ जैसी सीट आप हार जाते हैं, कहीं पे मौका मिल जाता है जो निर्दलीय है उन कैंडिडेट को मौका मिल जाता है, तो वहां क्या कमी या खामी रह जाती है आपकी पार्टी की तरफ से? राकेश जी देखिए, चुनाव में जो हार जीत होती है, यह कोई जरूरी नहीं होता है कि हम 100 सीट पर लड़ रहे हैं तो 100 की 100 सीटों पर हम जीत जाएं। हाँ, प्रयास हमेशा यही होता है कि हम 100 पे लड़ रहे हैं, 100 की 100 सीटों पर हम जीतें। किंतु कई बार कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार कुछ इस तरह की स्थानीय दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है,
इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर हम लोग लूज करें, वहां पर क्या क्या कमियां रह गई, इस चीज का आकलन करना, वहां पर हमारी सरकारों के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कार्यक्रम और जो लाभार्थी वाली कई सारी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुंची, नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, उन सारी चीजों का आकलन करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन के द्वारा इस तरह का एक कार्यक्रम बनाया गया है। और जहां जहां जो जो कमियां रह गई थी, उन सभी कमियों को दूर करके पूरी तरह से एक दुरुस्त सिस्टम हम लोग वहां पे डेवलप करेंगे। और हमारा एकमात्र इस समय ध्येय ये है कि 500 सीटें हमने, वो तो जीतनी है ही, लेकिन उसमें जीत का मार्जिन हम लोग इतना ज्यादा बढ़ा दें कि विपक्षी सोच के भी दंग रह जाए कि ये हुआ तो कैसे। बिल्कुल। उमा जी, एक प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूं। उमा जी, देखिए, आपने कहा कि बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करती, लेकिन ये भी बड़े प्रश्न होते हैं। उमा जी, 2017 में आपकी पार्टी इलेक्शन में आती है, कोई कमाल नहीं कर पाती। 2022 की अगर बात करते हैं, कोई कमाल नहीं कर पाती। इससे पहले अगर निकाय चुनाव की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं पाता। जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, उनको टिकट नहीं दिया जाता। दूसरी पार्टी से जो नए नए लोग आए, उनको टिकट दे दिया जाता है, या बहुत कम उम्र के लोगों को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन आप जैसे दिग्गज जिन्होंने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है, अपने समय का अर्पण तर्पण उस पार्टी के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षित की भूमिका में आप लोग आ जाते हैं। देखिए काला जी, ये मीडिया का कयास है कि आम आदमी पार्टी के पुराने लोगों को दरकिनार किया गया। क्या पार्टी में हर व्यक्ति सिर्फ चुनाव लड़कर टिकट हासिल करने के लिए ही होता है? आज मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और मैं साधुवाद देती हूँ, ये ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो क्या ये लोग हर व्यक्ति को टिकट दे देते हैं? ऐसा नहीं होता। पार्टी में टिकट किस आधार पर, किस तरीके से जाता है। पार्टी में कुछ लोग संगठन में काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग चुनावी राजनीति में टिकट लेकर लड़ने वाले लोग होते हैं। तो ये पैटर्न मुझे गलत सेट नहीं हो जाएगा कि 20 दिन पहले पार्टी में आओ, टिकट पाओ, और फिर उनका क्या रोल रह जाता है जो पुराने कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं आपकी पार्टी? एक मिनट सर। उमा जी यानी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी यानी उमा सिसोदिया जी, आपके नाम से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जाना और पहचाना जाता है। और आप मेरे साथ बैठी हैं, और मैं उस दिन से आपको जानता हूँ जब से आम आदमी पार्टी ने यह कदम भी नहीं रखा था। मैं सोचता हूँ उसकी फाउंडर मेंबर आप हैं, तो एक बड़ा प्रश्न तो बनता ही है। नहीं, मैं साधुवाद देती हूँ वर्मा जी आपको कि आपने मुझे इतने अच्छे शब्दों के साथ मेरे को मेरी पार्टी के साथ रिलेट किया। मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जो सबसे यंग 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 4 राज्यों में हमारे पास विधायक हैं, 2 राज्यों में सरकारें हैं। तो जितनी अच्छी तरह से और जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, इतनी तेजी के साथ ना कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के उमा जी प्रश्न और जोड़ देता हूँ। उमा जी, आपने कहा जितनी तेजी के साथ विश्वास बढ़ा है, और उसी तेजी के साथ चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, जेल में जा रहे हैं, या आपके अन्य सांसद की बात करें, उसी तेजी के साथ वो जेल में भी जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घोषित आपातकाल इस समय पूरे देश में लागू है। सिसोदिया जी जब तक देखिए वो जेल में है, मैं इस बात को उमा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलिए आपने कहा घोषित या जो भी आप उसको संज्ञा दे दें, क्या आप न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकती हैं? क्या ऐसा कौन से कारण थे, क्या जो 1.5 साल से आपके जो संजीव जी पॉज कम लेंगे क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। मैं प्रश्न ले लेता हूँ आपके जी, सत्येंद्र जैन जी 1.5 साल से जमानत की आस में है, और कई बार वो उनकी पेशी लग चुकी, आज तक उनको जमानत नहीं मिली। सिसोदिया जी 3 बार उनका आवेदन लग चुका, उनको जमानत नहीं मिली।
तो हमेशा दूसरे हमेशा हमें भरोसा है, लेकिन हम उस टीम को भी नहीं तो फिर अभी आपने उंगली क्यों उठाई? अभी आपने उंगली क्यों उठाई, आप बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि हम पर दबाव है, आपके पास जवाब है उस बात का? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हम पर प्रेशर होता है। देखिए उमा जी बिल्कुल पर्सनल लेता हूं। अमनदीप जी को थोड़ा समय देते हैं, उसके बाद आपके पास लौट के आता हूं। अमनदीप जी देखिए जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बीजेपी काम कर रही है, अलर्ट मोड में उनके सांसद इस वक्त हैं, वो प्रवास करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक रणनीति तैयार कर ली है कि हम हारी हुई सीटों पे खासकर फोकस करेंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या कारण है कि वो धीरे धीरे, अगर चाहे लोकसभा की बात करते हैं चाहे विधानसभा की बात करते हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है? अमनदीप जी देखिए, जिस प्रकार से जो प्रवास करने की बात है कि सांसद बीजेपी के सांसद प्रवास कर रहे हैं, दोबारा यही चीज दोहराना चाहता हूं कि आप लोगों को इतना ही जनता से, अगर बीजेपी के सांसदों को इतना ही जनता से प्यार है तो 24 घंटे क्यों नहीं उनके बीच में रहते हैं? क्यों ही जब जनता की याद आती है जब वो चुनाव का दौर पास आ जाता है? दूसरी ओर अब अगर उसी वीडियो की बात कर ली जाए तो इतने ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ता है, इनके ग्राउंड जीरो पे इतना काम करते हैं ये कि मैं तालियां बजाना चाहता हूं कि बीजेपी के नेताओं के लिए और मंत्रियों के लिए बजाऊंगा मैं, क्योंकि वो गाड़ी से उतर के एक आम आदमी को मार रहे हैं, आम आदमी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और जब उसके द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उसकी आवाज को दबाने का कार्य ये बीजेपी करती है। जिंदा राज इन्होंने चलाया है। आप सुनिए, सीधे आरोप आपको प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी पलायन का मुद्दा, पलायन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। आप पलायन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। आज हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अंदर ऐसे गांव हैं, शर्म आती है कहते हुए, जिनके अंदर आज भी लाइट नहीं है, आज भी सड़क नहीं है। ये देश आप बताइए, ये बताइए, ये अब कांग्रेस आप 10 साल से राज कर रहे हैं, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गैर साइड को, लेकिन आसपास के आदमी गाँव है जहाँ शाम 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी का यह हाल बता रहा हूँ, उसका आप चाहे गूगल करके देख लीजिए। आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का यह हाल है कि उसके आसपास के गांवों में 6 बजे के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, और आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। आपने प्रदेश के अंदर निरंतर पलायन बढ़ रहा है, आप उसपे क्या वेदर रोड किसने बनाया? आप उसमें और वेदर रोड पहाड़ों के बीच में क्या आप ये बताइए। अरे आप बताइए, आप एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ये कौन बना रहा है? आप ये बताइए कि आप प्रदेश के अंदर राज्य कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, प्रदेश की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार, अरे आप रोज किसी भी योजना परियोजना का आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, उस वीडियो का उद्घाटन की तारीख भी निश्चित कर देंगे। संजीव वर्मा जी, आपने कहा ऋषिकेश परियोजना की बात करी, ऑल वेदर रोड की बात की आपने, और ऋषिकेश से शुरू होती है, फिर एक घटना ऋषिकेश में आपके मंत्री द्वारा हो जाती है। संजीव जी, आप प्रवक्ता महोदय कहेंगे, मुझे ज्ञात ही नहीं है, संज्ञान ही नहीं है इस मामले का। राकेश जी क्या कहेंगे? संजीव जी, राकेश जी देखिए, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कानून संबंधी, अभी तो आपने कहा था, मुझे याद ही नहीं उस घटना का। अभी आपने बताया ना, नहीं आपने कहा ना कि मुझे मालूम नहीं उस घटना के बारे में, तो फिर आप प्रतिक्रिया कैसे? बीबीसी द्वारा चैनल द्वारा कार्टून अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन प्रवक्ता महोदय को पता ही नहीं है कि वहाँ संज्ञान ये हो गया, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है चीज। तो यहाँ से पता लगता है इनके प्रवक्ता, इनके नेता कितने ग्राउंड जीरो में एक्टिव है, कितने एक्टिव है, अरे हमारी पार्टी तो ग्राउंड जीरो पे काम करती है, हमारी पार्टी ग्राउंड जीरो पे काम करती है। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी को पता है हम चुनाव हारना है, कांग्रेस पार्टी के मार रही है ग्राउंड जीरो का कार्य, ये है ग्राउंड जीरो का कार्य, ये है ग्राउंड जीरो का कार्य, ये लोग काम ही नहीं करते, ये है ग्राउंड जीरो का कार्य। इनके जो आप गाड़ी से उतर के किसी आम आदमी को मार रहे हैं, आप आम आदमी को मार रहे हैं, वो आपस में लड़ते हैं, और आप आम आदमी को मार रहे हैं, ये है ग्राउंड जीरो का कार्य। कांग्रेस भवन में अपने बड़े नेताओं के कपड़े फाड़ देते हो, कांग्रेस भवन में अपने नेताओं के आप जनता में फाड़ रहे हो कपड़े, अरे आप जनता के कपड़े फाड़ रहे हो, तमाश भी नहीं रहती है। एनएसयूआई के 2 फुट आपने
बताइए सबसे, आप मुझे ये बताइए, आप तो जनता के साथ चल रहे हैं और आप आगे से कहें मुझे संज्ञान ही नहीं है। क्या बात है, आपको संज्ञान नहीं है? मैं बता रहा हूँ, आप मंत्रियों के लिए आपको क्या दी गई है, आपको क्या दी गई है, आपको क्या दी गई है, आपको पता ही नहीं है। आप जनता के साथ चल रहे हैं, जनता के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी आपके पास मुझे क्या दी गई है? राकेश जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मतलब आपके मंत्री किसी को मारेंगे? आपके मंत्री किसी को मारेंगे? आपके मंत्री किसी को मारेंगे? आपको मंत्री किसी को मारेंगे? करी जाएगी। आपके मंत्री किसी को मारेंगे? कीमत पर अरे मुक्के मार रहे हैं वो जनता को, मुक्के बीबीसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, पास मैं ले लेता हूं उमा सिसोदिया जी। उमा सिसोदिया जी, बीजेपी कहती है हम 30% जो सीट देंगे आने वाले समय में महिलाओं को देंगे। आपकी पार्टी में महिलाएं बहुत हैं, मातृशक्ति की बड़ी संख्या है वहां पे। क्या कारण है कि मातृशक्ति को पिछले चुनाव में बहुत कम संख्या में टिकट दिया गया? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटके मैं सभी पार्टियों को ये कहना चाहूंगी, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, तीनों ही पार्टियों से कहना चाहूंगी कि आपको संख्या भीड़ बढ़ाने के लिए आपको महिलाओं की जरूरत होती है, आपको सभाएं कराने के लिए महिलाओं की जरूरत होती है, क्योंकि महिलाएं आपस में सामाजिक रूप से काफी जुड़ी हुई होती है। तो उन सब चीजों के लिए आपको महिलाओं की जरूरत है। लेकिन जब पार्टी टिकट देने की आती है तो सभी पार्टियां महिलाओं को दरकिनार कर देती हैं, पीछे कर देती हैं। तब ये लगता है कि महिलाएं जो है वो चुनावी राजनीति में उतनी मैं कहूँ साम दाम दंड भेद का प्रयोग नहीं कर सकती जितना कि पुरुष राजनीति के करते हैं। ये मेरा अपना एक आकलन है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में। और जबकि मैं समझती हूँ कि महिलाएं ज्यादा ईमानदार होती है, अगर महिलाएं ज्यादा राजनीति में आएंगी तो हम एक ज्यादा ईमानदार समाज की रचना हिंदुस्तान में कर पाएंगे। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता अपने भाई से भी कहना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल आज भी पटल पर आने का इंतजार कर रहा है। 303 सांसदों के साथ आप सत्तासीन हैं। मोदी जी अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर आए और उसे पास कराएं तो सबसे पहले उमा सिसोदिया होगी जो इस बात को बीजेपी को साधुवाद देंगी कि आपने वाकई में महिलाओं के लिए कार्य किया। अदरवाइज सेल्फी विद डॉटर आप खिंचवाते रहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप करते रहिए, लेकिन जब तक आप महिलाओं को संसद में और विधानसभा में लाने की हिम्मत हमारा पुरुष समाज नहीं दिखाएगा तब तक ये दावे जो है खोखले दावे हैं। मैं फिर से कहूंगी कि मैं सभी पार्टियों से अपील कर रही हूँ कि महिलाओं को डरिए मत, घबराइए मत। महिलाओं से हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है, परिवार की भी और समाज की भी। उसके बावजूद अगर हम राजनीति में महिलाएं आती हैं तो एक ईमानदार, बेटर, पुरुषों से बेहतर और ईमानदार राजनीतिज्ञ हम लोग साबित होंगे। और मोदी जी को जरूर महिला आरक्षण। बिल्कुल, लेकिन इसमें उमा जी एक प्रश्न ये भी आता है कि कई बार ये भी सोचने वाला विषय हो जाता है कि फूलन देवी एक डाकू होकर इलेक्शन जीत जाती है, किरण बेदी एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद इलेक्शन हार जाती है। देखिए, इलेक्शंस किस तरह से लड़े जाते हैं, किस तरह से जीते जाते हैं और किस तरह से, देखिए मैं फूलन देवी जी के बारे में नहीं बोलूंगी कुछ भी। क्या क्राइटेरिया था, किस तरीके से वो दस्यु सुंदरी बनी, किस तरीके से वो डकैत बनी, उसके पीछे एक सामाजिक ताना बाना है जिसके ऊपर एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने आप से मैं बोलूं, एक महिला के रूप में मैं बोलूं, उन्होंने जो किया मैं उसका विरोध भी नहीं करूंगी। उन्होंने हत्याएं की, गलत किया, लेकिन किन कारणों से वो हत्याएं हुई हैं, किन कारणों से वो चीजें हुई हैं, उसके पीछे एक लंबी बहस इस पे हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपने जो इशारा किया है वो बात भी मैं समझ रही हूँ। बहुत अतीक अहमद जी को आप देख लीजिए, अब एक गैंगस्टर थे और मैं साधुवाद देती हूँ सरकार को कि उन्होंने गैंगस्टर को जिस तरीके से सफाया किया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो अपराधी हैं जिनके ऊपर बाकी में जो समाज के लिए अपराधी हैं, एक किसी की हत्या करने वाला जरूरी नहीं है कि वो अपराधी हो। उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में आके कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, उसके पीछे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम होता है। लेकिन जो मानसिक रूप से ही अपराधी है उस तरह के लोगों को संसद में, विधायिका में आने से रोका जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए सरकार को इस तरह के बिल सख्ती से लागू करने चाहिए कि जिनके ऊपर आपराधिक केस है उन लोगों को आगे जो पार्टियां हैं वो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अमरदीप सिंह जी, देखिए आपकी पार्टी से हरक सिंह रावत जी और यशपाल यादव जी टूट के चले जाते हैं भाजपा में। आप कहते हैं उनका विरोध करते हैं, उनकी 10 खामियां गिनवाते हैं, फिर वही दोनों 2022 इलेक्शन से ठीक पहले आपकी पार्टी में आते हैं, आपको खूबियां उसमें नजर आ जाती है। हम बात करते हैं अगर भाजपा की, भाजपा कहती है हम मुद्रा योजना लेके आए, उड़ान योजना लेके आए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि हमने नकल विरोधी कानून लाए, हमने ऑन वेदरों पे काम किया है। वही भाजपा ये भी गिनवाती है कि अगर बिफोर्स का घोटाला हुआ, कांग्रेस के समय हुआ, डीएलएफ का घोटाला हुआ, मारुति घोटाला हुआ, तो इस तरीके की कई चीजें हैं। क्या दाग हमेशा हमें दूसरे की ही पार्टी में दिखते हैं, अपनी पार्टी के नहीं दिखते? अमरदीप जी, देखिए ऐसा है कि काला जी जिस प्रकार से आपने बोला कि जाते हुए समय खामियां दिख गई और आते समय खूबियां दिख गई,
लेकिन ऐसा है कि आने वाले के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं और जाने वाले के लिए भी खुले रहते हैं। अब वो जो राष्ट्र नेतृत्व द्वारा जो चीजें लाई जाती हैं वही प्रदेश पटल पर, अगर कोई अपराधी आता है उसके लिए भी दरवाजे खुले मंदिर जी? नहीं, अपराधी के लिए दरवाजे नहीं है। अपराधी के लिए आपने, अगर हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता है वो जा रहा है या वो आ रहा है, वो ऑलरेडी लेता है। राकेश जी, वो इनकी तो अध्यक्ष भी बेल पर है, इनकी तो अध्यक्ष भी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर। आप मुझे बता दीजिए आपके, अच्छा एक बात बताइए, इनके सांसद हैं, आज भी हमारे देश के खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं इस देश के लिए, वो महिलाएं जंतर मंतर में बैठी है। और इन लोगों हमारे एक बात हमारी पार्टी के बड़े नेता आज दिल्ली पुलिस द्वारा मारे गए और तेलंगाना में कर्नाटक में बड़े नेता है, वो एक दूसरे का साथ बताइए, एक दूसरे का साथ बोल रहे हैं, एक दूसरे को क्या गोल्ड मेडल के लिए उनका बड़ा धब्बा है, इतना बड़ा धब्बा है, पर्यवेक्षक को आना पड़ रहा है, जो महिलाएं हमारे लीडर को चला रही है, उनके ऊपर आप लाठियां भाज रहे हैं। पर्यवेक्षक आप, ये है बीजेपी, ये है बीजेपी संगठन को चला रहा है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज हमारा जो खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल लाता है वो आज जंतर मंतर पर आपके नेता है, आपके नेता आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अरे जो प्रचार आप कर्नाटक में आ रहे हैं, आप जंतर मंतर में क्यों नहीं इन खिलाड़ियों को जानते, क्यों नहीं बात करते? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को बात पलटिए, बात पलटिए, आप नकार नहीं चुकी है, आप नकार नहीं चुकी है, नकार नहीं चुकी है, आप नकार नहीं चुकी है। अगर आपके अंदर आप अगर इतने ही सभी की बीजेपी है के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप बात कर रहे हैं, साथ खड़े हो जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको, राजनीति की आप लोग, आप है राष्ट्र विरोधी, कीजिए खिलाड़ियों की बात। आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज वही बेटी सड़क पर बैठी है अपने लिए जो गोल्ड मेडल लेके आती है इस देश के लिए, आप उसके ऊपर लाठियां भाज रहे हैं। अरे आप ऐसी पार्टी को तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आज हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आप जिसकी आप बताइए लाठियां भाज रहे हैं, लाठियां भाज रहे हैं, कार्यवाही होगी वो खिलाड़ियों पे लाठियां भाज रहे हैं, होनी चाहिए। कानून आपके हाथ में, अरे कानून आपके हाथ में, आप लोग कानून आपके हाथ में, हर चीज में कानून आपके हाथ में। वीडियो घोटाला आपके सरकार में घोटाला होता है, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का दर आपके घोटाला आप लोग करते हैं। आज हमारा देश का खिलाड़ी, आज हमारा देश का खिलाड़ी, आप अभी मेरे साथ की बात कीजिए, क्यों नहीं ले रहे सरकार, क्यों नहीं ले रहे खिलाड़ियों पे सरकार कीजिए। आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हैं, ये बताइए खिलाड़ियों का क्यों नहीं, ये भारत सरकार आपकी है, ये देश को संजीव वर्मा जी, नॉन स्टॉप संजीव वर्मा जी, उमा सिसोदिया जी, अमनदीप सिंह जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भाजपा के सांसद जो है प्रवास करेंगे हारी हुई सीटों पर। कहीं ना कहीं वो मंथन चिंतन और ज्ञानियों के गुंथन की भूमिका में आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके से बड़ा मैंडेट लेके आया जाए। निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे भी भाजपा की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आती है। और उमा सिसोदिया जी का कहना है कि मात्र शक्ति जो सुबह शाम उस घर को सजाने में लगती है जहां उनके नाम की तख्ती भी नहीं होती, महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए। तभी सियासत के लिए शायद कहा जाता है कि सियासत कुछ इस तरीके से आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।